हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले के खबरों से। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर जिले में आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस बार 41वें वर्ष विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में श्री राम जन्मोत्सव समिति के सदस्यों ने दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में जिले के 1 लाख से अधिक परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसाद बनाया जाएगा। राम जन्मोत्सव के आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में राम बालक दास उपस्थित रहेंगे। वहीं अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री गुरु खुशवंत साहब व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे शामिल होंगे। विगत 41 वर्षों से इस मध्य भारत का एक बहुत ही विशाल रामनवमी का आयोजन भिलाई में होता है। आज उसी के तहत ये प्रेस वार्ता ली गई है। 26 मार्च को शाम 4 बजे से लेकर इस आयोजन में ये आयोजन होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो भंडारा एक मुट्ठी दान का किया गया है, एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का, वो भंडारा महाभंडारा होगा। दूसरा, जो विभिन्न क्षेत्रों से जो झांकियाँ निकलती हैं, चलित और स्वचलित झांकियाँ, उसका प्रदर्शन होगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही साथ जो निरंतर हम लोग इस रामनवमी के अंदर जो जागरण करते हैं, ये जागरण भी है कि 1150 मंदिरों की ध्वज यात्रा वहाँ पर आएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे पाटेश्वर धाम के श्री बाल योगेश्वर योगी जी यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ श्री गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहब जी, हमारे सांसद विजय बघेल जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इस समिति के संरक्षक श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी जी, हमारे रिकेश सेन जी, ललित चंद्राकर जी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, आलोक डंगस जी जो कि हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्णिका। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे प्रशासन ने हटिया और दुर्ग के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने का फैसला किया है। इससे छत्तीसगढ़ और झारखंड के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने हटिया दुर्ग के बीच चल रही 20 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। अब यह ट्रेन नए नंबर 18641 और 18642 हटिया दुर्ग हटिया एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी। गाड़ी संख्या 18641 हटिया दुर्ग एक्सप्रेस 2 अप्रैल 2026 से हर मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 18642 दुर्ग हटिया एक्सप्रेस 3 अप्रैल 2026 से हर बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। पहले यह ट्रेन स्पेशल के रूप में सीमित अवधि के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसे नियमित कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को स्थायी और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। यह ट्रेन राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, भाटापारा और रायपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस फैसले से छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। भिलाई में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। टाउनशिप क्षेत्र में
एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र के टाउनशिप इलाके में सुबह करीब 7:15 पर एक तेज रफ्तार केटीएम बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। यह हादसा पांडे चौक सेक्टर 4 के पास सेंट्रल एवेन्यू रोड पर हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए सेक्टर 9 अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक घायल किशोर सेक्टर 3 का निवासी है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान का पुत्र बताया जा रहा है, जबकि दूसरा किशोर उसका मित्र है जो रिशाली क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों की पहचान दिव्या कुमार और अक्षत चंद्राकर के रूप में हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी के मुताबिक हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। फिलहाल भिलाई भट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुलगांव और कुम्हारी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं। दुर्ग पुलिस ने अफीम और डोडा चूरा की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलगांव और कुम्हारी क्षेत्र से 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 11 ग्राम अफीम, 670 ग्राम डोडा चूरा, नगद राशि, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और वाहन जब्त किए। पुलिस को पहले से मिले इनपुट के आधार पर सिलौदा स्थित एक भोजनालय क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां से राजस्थान के पीपला गांव निवासी सुखराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के नीचे से डोडा चूरा बरामद हुआ। वहीं 18,540 रुपए नगद और अन्य सामान जब्त किया गया। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले भी कई आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें एक बीजेपी नेता का नाम शामिल है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुम्हारी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने अलग कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पहले पकड़े गए आरोपी से मिली जानकारी और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर की गई। पुलिस ने यहां से 11 ग्राम अफीम और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही अभी पता लगाया जा रहा है कि अफीम कहां से लाई जा रही थी और किन किन लोगों तक इसकी सप्लाई हो रही थी। पुलिस ने आगे और गिरफ्तारी की संभावना जताई है। महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। 4 महीने पहले हुई शादी अब दर्दनाक कहानी बन गई। जहां एक तरफ पत्नी की मौत हो गई, वहीं घायल पति अंतिम विदाई तक नहीं दे सका। महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में पाटन की शिक्षिका आयुषी घावरे की मौत हो गई, जबकि उसके पति ऋषभ घावरे गंभीर रूप से घायल हैं। 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 23 नवंबर को 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला यह जोड़ा आज बिछड़ गया। आयुषी का अंतिम संस्कार रायपुर के मणिकर्णिका मुक्ति धाम में किया गया। सबसे भावुक पल उस वक्त सामने आया जब अस्पताल में भर्ती ऋषभ अपनी पत्नी को अंतिम बार देख रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने आखिरी बार सिंदूर भरने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोट के कारण यह रस्म भी पूरी नहीं कर सके। यह दृश्य वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू ले आया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार दर्शन कर लौट रहा था। रोपवे की केबल टूटने से ट्रॉली अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट नीचे चट्टान से जा टकराई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद प्रशासन और रोपवे प्रबंधन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। फिलहाल मामले में
रोपवे कंपनी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में हुए सेप्टिक टैंक हादसे में अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 मजदूरों की मौत के मामले में ठेकेदार के बाद अब अस्पताल प्रबंधन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब जांच में लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन को भी आरोपी बनाया गया है। यह घटना 17 मार्च की है, जब 3 मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सेप्टिक टैंक के अंदर उतारा गया। टैंक में जमा जहरीली गैस के कारण तीनों का दम घुट गया और उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मृतक की पहचान गोविंद सेंद्रे, अनमोल माझी और प्रशांत कुमार के रूप में हुई। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस ने ठेकेदार और अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत भी धाराएं जोड़ दी हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और मजदूरों को बिना मास्क, ऑक्सीजन या सुरक्षा किट के टैंक में उतारा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के बीच बाजार में मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। ग्राहक और दुकानदार के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी सड़क पर भिड़ती नजर आई। बिलासपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को लगे संडे मार्केट में जमकर हंगामा देखने को मिला। रिव्यू रोड पर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार बैग चोरी के शक को लेकर दुकानदार की पत्नी और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई। आरोप को लेकर विवाद बढ़ा और देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी दौरान ग्राहक चंद्र कुमार ने दुकानदार नरेंद्र तेंदुलकर पर मुकदमा जड़ दिया, जिसके बाद विवाद और भड़क गया और दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और सड़क पर एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटते हुए मारपीट करती नजर आई। बीच बाजार हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध और पथराव भी हुआ। अंबिकापुर के गंगापुर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित करीब 7 एकड़ जमीन पर बने मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पहले 37 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान कुल 42 मकानों को ध्वस्त कर दिया। इसमें कुछ मकान ऐसे भी थे जिनके बारे में लोगों का दावा है कि वे सीमांकन में शामिल नहीं थे। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर विरोध किया। कई महिलाएं अपने घरों से बाहर खड़ी होकर रोती बिलखती नजर आई। प्रशासन से मकान न तोड़ने की गुहार लगाती रहीं। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर लोगों को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने जेसीबी पर पथराव भी किया, जिससे मशीन को नुकसान पहुंचा। प्रशासन का कहना है कि कब्जाधारियों को पहले ही कई बार नोटिस दिया जा चुका था। हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद अंतिम नोटिस
जारी कर कार्रवाई की गई। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। 20 से ही बेदखली हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश हटाया नहीं जा सका था। उनको शनिवार के दिन नोटिस जारी हुआ था और आज एक सप्ताह बाद यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में बेदखली हो रही है। यहाँ पे सारे आदिवासी परिवार बसे हुए हैं और सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं रखी है और हम लोग यही मांग करेंगे कि इनके पुनर्वास के लिए नई बस्तर से नक्सलवाद के अंत की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। डेडलाइन से ठीक पहले नक्सल संगठन के बड़े कैडर पापा राव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे बस्तर में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली। पश्चिम बस्तर डिवीजन के प्रमुख नक्सली पापा राव उर्फ मंगू ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। वह AK-47 समेत हथियारों के साथ बीजापुर के कुटरू थाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि पापा राव सुकमा जिले का निवासी है और वह नक्सल संगठन DKSZCM सदस्य के साथ साथ पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज और दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सदस्य था। वह इलाके की भौगोलिक स्थिति से भली भांति वाकिफ था और कई बार सुरक्षा बलों से बच निकलने में सफल रहा। डिप्टी CM विजय शर्मा के अनुसार कुल 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 8 AK-47, 1 SLR और 1 इंसाफ सहित कई हथियार बरामद किए गए। पापा राव के सरेंडर को बस्तर में नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसमें पश्चिम बस्तर डिवीजन लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। इससे पहले भी कई बड़े नक्सलियों के एनकाउंटर और सरेंडर से संगठन कमजोर हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की लगातार कार्रवाई से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य अब और करीब आ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच बड़ी कूटनीति हलचल सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर बातचीत के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान ने किसी से भी वार्ता करने से इनकार किया है। ईरान और अमेरिका के जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से इस बात की जानकारी दी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर किसी भी बातचीत से इनकार किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है और आने वाले 5 दिनों के भीतर डील संभव है। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर संभावित हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि कूटनीति समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि दूसरी ओर ईरान लगातार इन दावों को खारिज कर रहा है। वहीं पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।